बजट का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर सरकार के पास इतना पैसा आता कहां से है और सरकार इसे खर्च किन किन मदों पर करती है। बजट के दौरान जब वित्त मंत्री टीवी पर बैठकर हजार हजार करोड़ की घोषणाएं करते हैं तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सरकार के पास कोई मनी मैजिक या जादू की छड़ी है क्या? सी पॉजिटिव में आज के इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बजट सिर्फ घोषणाओं का एक कागज नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आर्थिक दिशा और सरकार की प्राथमिकताओं का एक रोड मैप भी है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के साल भर का फाइनेंशियल प्लान है, जिसमें कमाई यानी रेवेन्यू और खर्च यानी एक्सपेंडिचर की पूरी तस्वीर सामने रखी जाती है। ये समझना सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि आपके और हमारे जैसे आम टैक्स पेयर्स, निवेशकों और युवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट का ये सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबके मन में होता है कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो इसका जवाब है बजट रिसीट्स। बजट की भाषा में बजट रिसीट्स यानी प्राप्तियां वो होती हैं जिसमें टैक्स से होने वाली आय, नॉन टैक्स इनकम और उधारी शामिल होती है। अब आप एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनिए। आप शायद सोचते होंगे कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा आपसे लिए गए टैक्स से कमाती है, लेकिन सच कुछ और है। सरकार के पास आने वाले हर एक रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का नहीं बल्कि कर्ज यानी उधारी का होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार की जरूरतें इतनी बड़ी है कि केवल टैक्स के भरोसे इस पूरा देश नहीं चलाया जा सकता। पैसा कहाँ से आता है? आइए अब इस एक रुपए की कमाई को टुकड़े में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है उधारी और कर्ज। सरकार की कुल आय का करीब 24% हिस्सा इसी उधारी से आता है। सरकार अपनी बड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है। दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स यानी आयकर। हम और आप अपनी सैलरी या बिजनेस की कमाई पर जो टैक्स देते हैं उसका योगदान सरकार की कमाई में 22% है। पिछले कुछ सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने की वजह से ये कलेक्शन काफी मजबूत हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सरकार को 18% रेवेन्यू देता है। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जितना ज्यादा हम और आप सामान खरीदेंगे या सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, सरकार के पास उतना ही पैसा जाएगा। चौथा हिस्सा है कॉरपोरेशन टैक्स, जो 17% है। ये टैक्स देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है। इसके अलावा कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 9% हिस्सा मिलता है, जो इम्पोर्ट होने वाले सामानों और कुछ खास प्रोडक्ट्स पर लगता है। बाकी का 9% नॉन टैक्स रिसीट से आता है, जिसमें सरकारी कंपनियों से मिलने वाला मुनाफा यानी कि डिविडेंड, फीस और लाइसेंस चार्जेस शामिल होते हैं। और सबसे छोटा हिस्सा यानी कि मात्र 1% नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का होता है, जो सरकारी संपत्तियों को बेचने या विनिवेश से आता है। सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है? ये तो हो गई कमाई की बात। अब बात करते हैं खर्च की, जिसे बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सरकार के पास जब पैसा आता है तो उसे विकास योजनाओं, डिफेंस, सब्सिडी और राज्यों के बीच बांटना होता है। यहाँ भी एक एक रुपए के खर्च का हिसाब बड़ा दिलचस्प होता है। सरकार के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22% राज्यों को टैक्स शेयर के रूप में चला जाता है। केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका एक बड़ा भाग राज्यों को देना पड़ता है, ताकि वे अपने राज्यों में सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं पर काम कर सकें। इसके बाद आता है सबसे भारी भरकम खर्च, ब्याज भुगतान, जो सरकार हमारी जरूरतों के लोन या उधार लेती है उस पर। सरकार के खर्च का 20% हिस्सा सिर्फ उन पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है जो पहले लिए गए थे। ये एक ऐसा अनिवार्य खर्च है जिसे सरकार कम नहीं कर सकती, और यह फिस्कल मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीसरा बड़ा खर्च है केंद्रीय योजनाएं, जिस पर 16% खर्च होता है। इसमें वो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं जिन्हें केंद्र सरकार सीधे कंट्रोल करती है, जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम, रक्षा सब्सिडी और दूसरे खर्चे। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा और आम लोगों की मदद की। सरकार के कुल बजट का 8% हिस्सा डिफेंस पर खर्च होता है। इसमें सिर्फ टैंक या मिसाइल खरीदना ही नहीं, बल्कि सैनिकों की सैलरी, उनकी ट्रेनिंग और मॉडर्न हथियारों का पूरा सिस्टम शामिल है। इसी तरह 8% हिस्सा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर जाता है, जो केंद्र और राज्य मिलकर चलाते हैं, जैसे ग्रामीण विकास या शिक्षा के प्रोग्राम। 8% हिस्सा ही वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य प्रशासनिक खर्चों में जाता है।
एक और अहम मद है सब्सिडी, जिस पर सरकार 6% खर्च करती है, चाहे वो खाद पर सब्सिडी हो या अनाज पर। यह गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और सबसे आखिर में आता है 4% हिस्सा, जो कि पेंशन पर खर्च होता है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए रखा जाता है। अब जबकि हमने कमाई और खर्च का पूरा गणित समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं उस सवाल की जो 1 फरवरी 2026 को लेकर आपके मन में होगा, इस बजट में मेरे लिए क्या है। तो बता दें कि इस बार का बजट इतिहास में पहली बार रविवार के दिन पेश होगा, जो कि अपने आप में एक अनोखी बात है। एक्सपर्ट्स और आम जनता की इस बजट से कुछ बड़ी उम्मीदें हैं, जिन्हें हम 3-4 बड़े पॉइंट्स में समझ सकते हैं। टैक्स पेयर को राहत की उम्मीद। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी नजर इनकम टैक्स पर है। उम्मीद की जा रही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा जो अभी 75,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। साथ ही होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट में भी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, ताकि लोग अपना घर खरीदने के लिए प्रेरित हों। AI और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस। ये बजट सिर्फ पुरानी योजनाओं के बारे में नहीं होगा। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबोटिक्स के लिए खास फंड की घोषणा कर सकती है। Tier 2 और Tier 3 शहरों में डिजिटल हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया 2.0। रोजगार पैदा करने के लिए सरकार MSMEs और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा सपोर्ट दे सकती है। कस्टम ड्यूटी स्लैब को सरल बनाया जा सकता है, ताकि विदेशों से कच्चा माल मंगाना सस्ता हो और भारत में बने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बन सके। ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इंसेंटिव्स की घोषणा हो सकती है। साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के विस्तार के लिए करीब 12 लाख करोड़ से ज्यादा का बड़ा फंड आवंटित होने की संभावना है। बजट चाहे घोषणाओं से भरा हो या सुधारों पर आधारित हो, इसका सीधा असर आपकी जेब और देश की रफ्तार पर पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट नौ बजट है, जो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इस बार इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर सरकार को सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर खर्च करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।